फिर दोबारा बात जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। आप सब लोग ठीक हैं। हमारे साथ हमारी आज की एक यंग मेहमान दोबारा से आपके पास हाजिर हैं। समरा फरुख अंसारी यंग स्कॉलर हैं और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में इन्होंने एमएससी किया हुआ है। फर्दर ये प्रिपरेशंस कर रही हैं अपनी मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। कश्मीर इनका जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट है और रिसेंटली नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का जो मैगज़ीन है उसके अंदर इनकी अपनी एक जो है वो काविश जो है मंजर आम पे आई है, विच इज़ रियली अ गुड अचीवमेंट। और समरा बड़ी समझेंगे एनर्जेटिक हैं और बड़ी पॉजिटिव यूथ हैं। मैं भी इनसे यही बात कर रहा था। देखिए, आप सब मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं यंगस्टर्स की कि वी वांट टू अपीयर ऑन योर लाइव सेशन, वी वांट टू शेयर। याद रखिए, आई ऑलवेज लव टू हैव यू ऑल। और आप सब वो लोग हैं जिनको आप ये समझ लीजिए कि माय फर्स्ट प्रायोरिटी आर द यूथ। मेरी हमेशा से शुरू से प्रायोरिटी होती है कि यूथ को आगे लाया जाए, यूथ उस पे। लेकिन आपने थोड़ी सी एफर्ट्स लेनी है और प्रिपरेशन करनी है, एंड यू हैव टू शो समथिंग रियली अमेजिंग व्हाट वी कैन शेयर विद आवर व्यूअर्स। अच्छी तरह प्रिपरेशन करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आइडियाज को लेके आएं और डेफिनेटली यू विल बी डेफिनेटली वेलकम। इसलिए कि हमारी एक पूरी टीम है, डेफिनेटली आई हेड दैट टीम। लेकिन एक टीम है जो स्क्रूटनाइज करती है बंदे को, किसी भी गेस्ट को, कि आया दैट वो बंदा जो है ना उसको लाइव लाया जा सकता है फौरी तौर पे, या वी टेक सम। तो आई एम श्योर यू ऑल कैन कम ऑन दैट क्राइटेरिया एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल। समरा, वेलकम टू द शो अगेन। Thank you so much, sir. Walaikum assalam, and it's good to see you too again. I am happy to have this chance, and आपने मेरी research का जिक्र किया, so that is something I can always cherish and love to promote. And I'm really fortunate enough to be able to explore practical settings through my studies and learn a dynamic set of skills and analytical basis. तो थोड़ा सा मैं अगर रिसर्च के बारे में आपको बताऊं that my teacher and I co-authored and originally gave a Kashmir conflict a different angle of theoretical framework. That theoretical framework of Kashmir uh, conflict resolution for framing Kashmir conflict more precisely, more wisely and intelligently. तो वो जो हमने अपने रिसर्च में एक मॉडल अप्लाई किया है सिंपली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डिसीजन मेकिंग मॉडल. Let me demonstrate, show you. It has four steps. उसका जो पहला स्टेप है उस पे आपको ये करना होता है कि उस पे पूरा कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट हमने अप्लाई किया है, एनालिसिस किया है. तो पहले जो स्टेप है दैट इज डायग्नोजिंग एंड एनालिसिंग द कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस. तो पहला स्टेप आपने कॉन्फ्लिक्ट को समझना है, उसको एनालिसिस करना है. Then second step that you will be able to evaluate different alternatives for the conflict. Then third step is simply choose the best alternative. And the last step that is very important, the commitment and implementation of your decision of your best alternative, evaluated alternative. तो अभी हम ये देखते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप ले लें या कोई भी आप काम करने जाते हैं, आप कमिट नहीं होते, कमिटमेंट शो नहीं करते, आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नजर नहीं आती. तो ये मॉडल जो हमने अप्लाई किया है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे, ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छा आपको फ्रेम कर देता है चीज़ों को. और ये मॉडल कंप्लीट ही नहीं होता जब तक आप उसकी कमिटमेंट और इम्प्लीमेंटेशन जो लास्ट स्टेप है उसको फॉलो नहीं करें. So it was not also, it was not just a research paper ही नहीं है सिर्फ, but also an effort, एक effort थी to contribute or a struggling study to Kashmir cause. So I hope जो भी इसको पढ़े उसको पसंद आए और वो उसकी एक जो भी अहम चीज है उसको वो आगे लेके चले. So today I like to take this opportunity to discuss more on Kashmir conflict as it is an international dispute. Thank you.
दैट्स रियली ग्रेट। समरा, आ जाते हैं कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के टॉपिक पे। हम अभी जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे रोशनी डालिए कि कश्मीर का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको आप कैसे देखती हैं। Sir, as far as we know, or it is known that India and Pakistan became independent in August 1947 under the scheme of partition that is was provided by the Indian Independence Act 1947 uh, of the British Parliament. So that act partitioned British India into two domain or two parts. तो एक तो इसकी साइड ये है कि हमारा एक स्कीम के दौरान जो है पार्टीशन हुआ इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का, और आप इसको डिवीजन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। ऑन द अदर साइड, तो वहाँ पे एक ये बात थी दैट united that the British India recognized the right of princely states to remain independent or they were free to accede to India और पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे दो मेजर पार्ट्स थे, इंडिया में और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया था। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको ऑप्शन दिया गया था, एंड कश्मीर वाज वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट. So Kashmir was free to accede to India or Pakistan or remain independent. However, in the late 1940s, uh, if we see Jawaharlal Nehru and Sheikh Abdullah were at their height of powers, both were prime ministers at that time. So there were in Kashmir, the situation of Kashmir was very difficult itself, was complex due to its previous happenings, previous actions of the Maharaja. Maharaja is basically the king. जो कश्मीर के किंग थे महाराजा हरि सिंह, उनकी पहले से ही कुछ वहाँ के जो लोग थे वो मुतमईन नहीं थे. So there was a mass mobilization in Kashmir. ये सारा एक सिनेरियो था जिसको आप बैकग्राउंड में शामिल करते हैं. सो दे सम वर अगेंस्ट महाराजा और सम वर इन फेवर ऑफ शेख Abdullah, who was the nationalist leader. But महाराजा ruled up until then. तो महाराजा का जो रोल है वो बहुत important है. But in shortly we can say the assassination to India become a matter of dispute between the two countries, and the fighting broke out later that day. Uh, uh, and that is also the major cause of long face off जो गड़बड़ चलती रहती है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, एक major cause बन गई है कश्मीर conflict. And now unending hostility has been witnessed by the international community for more than 70 years, or the last seven decades. And the party's aggressive moves and antagonistic approach is not less than a battleground. It is not only a conflict between Pakistan and India, but the struggle of Kashmiris for their freedom and self-determination. And Kashmiris is still present the presence of India in Kashmir. For Kashmir, बिल्कुल। if I can say, however, it is widely believed that the Kashmir is the most violent and dangerous conflict zones or place in the world. So that is it is very pertinent to look into its historical oversight of the Kashmir conflict. So if Pakistan is the important thing is Pakistan is a direct conflict actor in Kashmir conflict. So it is pertinent. I personally believe that it is pertinent to all of its citizens to realize the complexity, to at least know the basic understanding of the conflict and what Pakistan has how Pakistan has its relationship with its neighbor, जिसको हम enemy कहते हैं और जो open enemy कहते हैं, and to and take it as a social responsibility and to learn the conflict that is becoming more protected day by day. So I mentioned earlier, and I welcome all the viewers to learn and to listen the discussion has to know it, to learn the basic insight of the Kashmir conflict.
Samra, bilkul theek. Samra, how do you see about the resolutions passed? I would like to know more about how many resolutions were passed and what are the main themes of those resolutions in the United Nations on Kashmir. Sir, at that time, UN really took the responsibility for the maintenance of international peace and security and invite the representatives of both sides to questions in question of discussion that United Nations ने कुछ क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन बनाए तो उसमें दोनों ममालिक को इंडिया को पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया एंड डिक्लेयर्ड इट वाज डिक्लेयर्ड अर्जेंसी द कॉन्फ्लिक्ट एट दैट टाइम डिक्लेयर्ड अर्जेंट और अभी तक ये आपको हम कहते हैं अर्जेंट है अर्जेंसी है so there are mentioned eight major resolutions in the you can see in the Ministry of in the website of the Ministry of Foreign Affairs. तो इसमें एक रेजोल्यूशन है 1948 की रेजोल्यूशन है जिसको बहुत अहम समझा जाता है और जिसके चार मेजर आर्टिकल्स हैं जिसको हाईलाइट किया जाता है फिर उसके बाद इसको आप लेके चले तो रेजोल्यूशन आ जाती है रेजोल्यूशन 1950 और उसका आर्टिकल नंबर 80 है जो कश्मीर पे है देन 1951 में दो रेजोल्यूशन आई यूएन की 91 एंड 96 then there is 1952 resolution जिसका आर्टिकल है 98 मैं लेटर आपको थोड़ा सा मेजर थीम्स भी इसकी बताऊंगी आई एम जस्ट लिस्टिंग आउट कि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि कौन कौन सी रेजोल्यूशन यूएन की और आप अपनी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे ये देख सकते हैं देन there were 1957 को रेजोल्यूशन एक पास हुई 122 देन 1957 में एक और रेजोल्यूशन पास हुई जिसका आर्टिकल है 123 1957 की रेजोल्यूशन 1926 तो ये मेजर रेजोल्यूशंस हैं अब हम दोबारा अगर इसको देखें इसको समझने की कोशिश करें तो वेरी सिंपल वे में कि रेजोल्यूशन 1948 हैज फोर आर्टिकल्स उसका जो आर्टिकल नंबर 1 है वो जनवरी में इन जनवरी 1947 में पास हुआ बाय द यूएन एंड रेजोल्यूशन नंबर 38 जो कि ऑफर जिसने ऑफर किया असिस्टेंस टू ओपन direct talks under the supervision of the president of the United Nations to figure out some common ground and structure of a settlement that can be built. तो इसके मेन पॉइंट है कि यूएन ने उस वक्त ऑफर की असिस्टेंस डायरेक्ट टॉक्स के लिए अंडर द सुपरविजन अपने सुपरविजन को बताया कि टू फिगर आउट कॉमन ग्राउंड स्ट्रक्चर की कुछ ना कुछ भी इसके लिए स्ट्रक्चर हम बिल्ड कर सकें उस मौके पे फिर इसके बाद रेजोल्यूशन 39 1948 by its resolution UN it was also in January तो इन उस रेजोल्यूशन में 39 रेजोल्यूशन इसमें इन्वेस्टिगेशन दैट इज अ मैटर कि इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्टेब्लिश किया गया कमीशन जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान नाउ इट इज यू नाउ इट इज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि अब इसको UNMOGPI कहते हैं उस कमीशन को एक ऑब्जर्वर ग्रुप है लेकिन बेसिकली 39 रेजोल्यूशन आर्टिकल का जो मकसद था टू इन्वेस्टिगेट एंड टू मीडिएट and keep the UN informed about the activities and development of the situation. ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इन्फॉर्म रखा जाए क्या डेवलपमेंट होती है और मेजर जो था मेजॉरिटी वोट का उसने कहा नाम लिया लेकिन अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम सुनते हैं रेजोल्यूशन 49 1948 तो वो क्या है हर आप टॉक शो देख लें किसी भी पॉलिटिशियन देख लें तो एक रेजोल्यूशन की बात की करते हैं ज़्यादातर दैट इज 49 1948 ये अप्रैल में पास हुई थी 1948 जनवरी में पास हुई अप्रैल आप टाइम लैप्स इसमें लाजमी देखें कि उस वक्त यूनाइटेड नेशन ने इतना कोई टाइम नहीं लिया कि अगर हम ये कहें कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई लैप्स था कोई फ्लॉ था
वो अपना काम, अपना असिस्टेंट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इससे नज़र आता है रेजोल्यूशन से कि बखूबी वो निभा रहे थे। तो रेजोल्यूशन 47 जो है वो इट focuses on early restoration and a cease fighting जो उस वक्त जो भी तनाज़े थे फाइटिंग को स्टॉप करने के लिए थी and both the parties decide to accession of Jammu and Kashmir through a democratic method of free and fair election, free and fair plebiscite, जिसमें विल शामिल होनी चाहिए। थोड़ा सा हम यहाँ से अभी बैकग्राउंड में वापस आएंगे तो हम देखते हैं कि विल जो है विल ऑफ द कश्मीरी पीपल वो हमेशा सप्रेस की गई, उसको अप्रेस किया गया, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन थी। तो ये रेजोल्यूशन इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो कमीशन बनाया गया था यूएन सीआईपी का उसको इंक्रीज किया गया एंड मिलिट्री एडवाइजर एंड देयर वर प्लेस्ड प्रोवाइडेड मिलिट्री ऑब्जर्वर्स फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान और उनको ये ऑर्डर दिया गया टू मेंटेन द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू कोऑपरेट पीस एंड ऑर्डर इन द एरिया। उसके बाद एक रेजोल्यूशन मुझे बहुत अहम लगती है, बल्कि इसी का 1948 का एक पार्ट है 51 by its resolution by UN by its resolution 1948 जिसका आर्टिकल है 51 that was passed in June। तो उसमें उसने डायरेक्ट ड्यूटीज असाइन, उसमें वो डायरेक्शन दी कि आपको जो ड्यूटीज असाइन की गई है एंड कंसिडर रिपोर्टिंग। जी समरा, मेरे ख्याल में नेटवर्क में इशू आ रहा है अभी। दोबारा समरा हमारे साथ मौजूद होंगी। रेजोल्यूशंस पे बात कर रही हैं कश्मीर पे जो यूनाइटेड नेशन में पास हुई। वो ये मुख्तलिफ जो रेजोल्यूशन हैं। But I think there's a connection problem. Can you hear me? Sir, can you hear me? Sir, can you hear me? So viewers, we will be जी समरा, प्लीज डू कंटिन्यू। हाँ, इंटरनेट स्पीड का इशू मेरे ख्याल में सर आप मुझे पीक टाइमिंग चल रही है ना। बहुत सारे लोग जो है, देयर आर लॉट ऑफ शोज गोइंग ऑन, ऑनलाइन क्लासेस गोइंग ऑन, सो वी डू फेस दिस इंटरनेट no स्पीड problem, sir. प्रॉब्लम। प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। Now can you hear me? यस यस। सर मैं रेजोल्यूशन 1948 की रेजोल्यूशन 51 आर्टिकल पे थी जिसमें यूएन ने डायरेक्ट किया था ड्यूटीज को असाइन एंड कंसिडर रिपोर्टिंग। मतलब ये बहुत अहम पार्ट है कि आपने जो चीज़ दी है आप उसकी डायरेक्शन भी दें और उसकी रिपोर्टिंग भी साथ साथ करें। तो ये चारों ही आर्टिकल मेरे नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इसको कंसिडर करना चाहिए, समझना चाहिए। एक और रेजोल्यूशन है that by its resolution 91 in 1951 की जो यूएन की रेजोल्यूशन है आर्टिकल 91 that focuses on that both countries should continue to supervise the ceasefire fine which was made in the conclusion of the Karachi agreement। तो आपके जो सीज फायर एग्रीमेंट है, फिर अभी जो इसको हम एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो उसकी सुपरविजन के लिए और सारी चीज़ों के लिए। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है, कुछ रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट की गई है 1948 में 49 में की तरफ से।
उसमें मेजर पॉइंट्स यही है कि सीज हॉस्टिलिटी, आप हॉस्टिलिटी को ख़त्म करें, मेंटेन एनवायरनमेंट फॉर होल्डिंग प्लेबिसाइड, आपका ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि आप वोट तो ले सकें, आप एनवायरनमेंट का एंड विल ऑफ द पीपल वाज वेरी इंपॉर्टेंट। असैसिनेशन विल बी जो भी इंडिया डिसाइड करता है will be through the plebiscite and minorities rights should be protected and no victimization। तो ये बहुत अहम पॉइंट है। इसके अलावा मैं ऐड करूँगी 1964 में एक प्रेसिडेंट स्टेटमेंट यूएन की तरफ से आई थी, फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव थे उस वक्त, तो उन्होंने ये बताया था कि यूएन is remain vigilant on the part of UN, like vigilant है UN on the इनकी पीस एजेंडा और कश्मीर क्वेश्चन। और उनके ये एक मैं कोट करूंगी, इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेश्चन रिमेन्स द एजेंडा ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड कि इंडिया पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो मेन एजेंडा फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल। तो अभी तक हम इसी को फॉलो करते हैं। यूनाइटेड नेशंस, अगर हम डिबेट में इसको आगे चलें कि यूएन के फंक्शंस अभी फेल हो चुके हैं, मेंबर्स जो है प्रॉपर तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद हैं, जिसको हम अपने डिप्लोमेटिक वे में और कश्मीर की सपोर्ट में लाजमी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी समरा, बिल्कुल ठीक। समरा देखें, बहुत सारी रेजोल्यूशंस आई, जैसे अभी आपने भी बात की, रेजोल्यूशंस पास हुई। यूनाइटेड नेशन के अंदर जब कोई रेजोल्यूशन पास होती है तो वो एक ऑथेंटिक किस्म का डॉक्यूमेंट बन जाता है। और यूनाइटेड एग्जैक्टली। नेशन इज समथिंग, एन इंटरनेशनल organization that the world, most of the countries are member of that organization. When these many, uh, you can say, resolutions are passed, it means that, this is a matter of honor of the United Nations, that they should be implemented. why all यस these why all these resolutions could not implement? What is the reason actually? Where is the implementation of these resolutions? सर, इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो वह एक बहुत ही पहले मैं आपको अगर बता दूं तो यह पाकिस्तान में कश्मीर कॉन्टेस्ट में एक बहुत ही अहम एग्रीमेंट हुआ था, जिसे कहते हैं शिमला एग्रीमेंट, जो कि 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। इन जुलाई 1972 शिमला एग्रीमेंट साइंड ऑन बायलैटरलिज्म। तो बायलैटरलिज्म जब आप बात करते हैं तो इट वाज साइंड आफ्टर द 1971 वॉर टू पुट एन एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन। और जो फाइनल इसकी जो अहम बात है वो फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर फॉर द कश्मीर थ्रू बायलैटरल मीन्स डिसाइड हो गया था कि जो भी फाइनल रेजोल्यूशन होगी वो बायलैटरल मीन से होगी। लेकिन इसमें एक जो लेफ्ट जो मैंने अपने रिसर्च के थ्रू पॉइंट आउट किया फाइंड किया लेकिन पॉइंट तो ये था कि कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया। लाइक होगी रेजोल्यूशन कब होगी नहीं पता, उसमें टाइम फ्रेमवर्क नहीं था। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि इट वाज नॉट, आई थिंक इट वाज नॉट गुड फॉर कश्मीरीज, इवन वो सिग्नेटरी मेंबर्स भी नहीं है द एग्रीमेंट के। एंड it eventually or ultimately reduced the international standing जो कि रेजोल्यूशन से हमें मिलती है और यू यूएन सुपरविजन से मिलती है, तो वो रिड्यूस कर देता है नेशनल स्टैंडर्ड। एंड कश्मीर अगर आप देखें 1971 में अगर एक तरफ बांग्लादेश जो है वो जीत जाता है तो दूसरी तरफ कश्मीर लूज कर जाता है विदाउट फाइटिंग, उसको कुछ मिलता नहीं है। तो इसमें ये बहुत अहम चीज़ है कि शिमला एग्रीमेंट को अगर हम डिस्कस करें, एक तो वो पॉइंट है ये शिमला एग्रीमेंट, फिर यूएन एमओजीआईपी मैंने बताया यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसकी नॉन रिकग्निशन पॉलिसी दे दी इंडिया ने टुवर्ड्स देयर बायलैटरल रिलेशन।
کہ ہم اس کو بھی نہیں وہ رپورٹ کرتے. لاسٹ رپورٹنگ جو ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے کہ 1972 میں ہوئی تھی. پاکستان کمپلینٹ لانچ کرا ہے انڈیا کے خلاف, یا جو بھی ایل او سی پہ ہمارے آرم کانفلکٹ ہوتا ہے, آرم اسکیمشز ہوتے ہیں. Pakistan have continued to lodge complaints. India with its plan not launch any complaint to limit the activities of the UN observers. تو یہ اہم بہت اہم پارٹ ہے, اور اس کی مینڈیٹ پہ اور فنکشنز پہ ایک پوائنٹ ایٹ دیٹ ٹائم انڈیا لے کے آیا تھا کہ دیٹ ہیز لیپس. لیکن ابھی تک ہم جو اس کا ٹاسک ہے کمیشن کا, ٹو آبزرو رپورٹ اینڈ انویسٹیگیٹ کمپلین. تو لاسٹ رپورٹ میں نے آپ کو بتائی کہ 1972 میں ہوئی تھی, اور اس کو حالانکہ انڈیا پاکستان دو اس کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ دیتے ہیں اور ایوری ادر فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن انڈیا کی طرف سے یہ سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے. اور باقی اگر ہم دیکھیں دیٹ اگر ہم سمپلی اگر یہ کہنا چاہیں کہ فیلڈ ان اٹس اون ریزولوشن, تو آئی وڈ ناٹ سے دیٹ, میں ایسا نہیں کہوں گی. لیکن اس میں بہت ہی اہم چیزیں ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتائی سملا ایگریمنٹ, جس کو جو پوری ہی سچویشن کو کانفلکٹ کو ایک دوسری طرف لے جاتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ بائلیٹرل مینس سے حل ہوں گی. تو اس میں یہی عادت ہے, پھر امپلیمنٹیشن نہیں اسی لیے سمرا, نہیں ہو یہاں سکتی ہے. پہ تھوڑا سا آپ ویورز کو کلیئر کریں گی. شملہ ایگریمنٹ جو ہے دیٹ از 71-72 میٹر. یہ تو کافی دور کی بات ہے. 48 سے لے کے 71 کا بیچ کا جو عرصہ ہے, اس کے اندر جو یونائٹڈ نیشن کی رسپانسبلٹی تھی, یونائٹڈ نیشن کا جو فرض تھا, وہ کیوں نہیں پورا ہو سکا؟ یونائٹڈ نیشن نے کس وعدے کے اوپر پلیبیسائٹ اناؤنس کیا تھا؟ What was the promise was this that Indian army will leave Kashmir. The promise was this that the warriors who were supporting the indigenous Kashmiris in occupied Kashmir, they will stop the fight there. And after that all, still United Nations could not implement any of its resolution. So how can you say that it is not a complete failure when they are unable, when they were unable to implement their resolutions? یہ تو پرومس سر کیا ٹو تھا. آپ ایسے لے لیجئے کہ ایک وعدہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنی فوج جو ہے نا بندے یہاں سے نکال لیں, انڈین فوجی بھی چلے جائیں گے اور ہمارے مبصرین آ کے اپنی سپرویژن میں پلیبیسائٹ کرائیں گے, اور وہ پلیبیسائٹ بھی نہیں ہوتے. سو ڈونٹ یو سی دیٹ اٹ از اے سر کمپلیٹ فیلئر؟ سر فیلئر تو اگر ہم فیلئر کہتے ہیں تو پھر ہم کیوں ریفرنس دیتے ہیں یو این ریزولوشنز کا, ڈاکومنٹ کا. فیلئر تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی ہنڈرنسز ہیں اور کچھ روٹ کازز ہمیں دیکھنی پڑیں گی کانفلکٹ کی, اس کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ انڈین کی جو ٹیکٹکس ہیں, جو پلاننگ ہے, جو بیک سپورٹنگ ہے, وہ بڑی اس میں ہیلپ کرتی ہے. اور سملا ایگریمنٹ ایک بہت ہی ہمارے سامنے ایک ڈومیننٹ ایک پرومیننٹ چیز ہے جو کہ وہ اپنے سامنے لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور باقی اگر ہم انڈیا کی سچویشن دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کوشچن کو ہم تھوڑی بعد میں بھی لیں گے, لیکن یہاں پہ ٹو لرن دس اسپیشلی دیر آر ٹو امپورٹنٹ فائنڈنگس. First, it was the division of India on the basis of that basis linked to the majority population, جس پہ پلیبیسائٹ کا بھی وعدہ کیا ہے یو این نے. اور میں اس کو لنک کرتی ہوں ٹو نیشن تھیوری سے. تو یہ دو چیزیں ڈویژن آف انڈیا میں بڑی اہم ہیں, ایک تو میجورٹی پاپولیشن اور ٹو نیشن تھیوری, جس کی فرسٹ پوزیشن ہوئی تھی علامہ اقبال پریزیڈینشیل ایڈریس 1930 میں. Two nation theory in its simplest way means there are defined similarities between the major communities, Hindus and Muslims, in terms of cultural, political, religious, economic, and social uh, paradigm, social framework. And second was the role of Maharaja Hari Singh, جس کو ہم کہتے ہیں کنگ جو تھے ان کشمیر کے.
So Maharaja's role can be traced back to origins and some root causes that become detrimental to the interest of the people, that turning their lives or turning their positions or they became unacceptable to the accession of India. तो इसमें ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं और रूट कॉजेस में दो तीन रूट कॉजेस के भी आपको बता देती हूँ मैं नाम ले लेती हूँ एक तो वहाँ पे सबसे पहले रेड क्लिफ डिवीजन ऑफ गुरदासपुर हुई कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी कश्मीर को पूरा राइट था कि वो इंडिया के साथ चला जाए या तो पाकिस्तान के साथ चला जाए या हम इंडिपेंडेंट महाराजा ने उस टाइम पे महाराजा somehow needed time ने कुछ डिसाइड नहीं किया कुछ नहीं किया और एक पाकिस्तान के साथ एक वहाँ पे रेड क्लिफ दूसरी तरफ रेड क्लिफ डिवीजन ऑफ गुरदासपुर वहाँ पे रिवर्स सिचुएशन थी कि वहाँ पे मुस्लिम रूलर था और मेजॉरिटी जो थी वो हिंदूज की थी तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि लॉबिंग क्रिएट हो गई लॉबिंग को स्प्रेड आउट कर दिया गया इंटेंस डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई ये ब्रेटिव डिवीजन ऑफ गुरदासपुर की वजह से मैप में कुछ चेंजेस कर दी गई और ये सिर्फ फेयर इसी टेरिटोरियल बेसिस पे नहीं था बल्कि डिस्क्रिमिनेशन आ रही थी और सेकंड रूट कॉज जो आप लेते हैं वायलेशन ऑफ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कश्मीर ने महाराजा ने उस वक्त जब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ एट दैट टाइम साइंड एन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऑन देयर मे बी ऑन देयर इंटरेस्ट और जो भी लेकिन हमें एक चीज देखने में सामने आती है कि इंडिया डिडंट साइन द एग्रीमेंट एंड रिमेन इट वाज रिमेन स्केप्टिकल फॉर पाकिस्तान कि इंडिया ने क्यों नहीं ये एग्रीमेंट साइन किया थर्ड आप अगर कॉज देखें तो वायलेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी मेजॉरिटी और मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बेस पे जब पूरे एक बड़े का पार्टीशन हो रही है तो महाराजा ने ये खुद से डिसीजन ले लिया उसमें बिल शामिल नहीं थी और दैट बिकेम कश्मीरी अनएक्सेप्टेड इंडिया और इसमें एक ये भी अहम बात है कि इनसिंसियरिटी डिस्क्रिमिनेशन जो थी वो लिंक कर रही थी 1930 पुंछ रिवॉल्ट से 1930 में पुंछ रिवॉल्ट हुआ था कश्मीर की इंटरनल सिचुएशन उसमें भी महाराजा वॉज अनफेयर towards their people and the last temporary and conditional accession of Kashmir to India यहाँ पे आपका सवाल है उसमें यूएन का जो रोल है यूएन ने उस वक्त ये जब सारी कंडीशन देखी तो एक टेम्परेरी और कंडीशनल एसेसिनेशन को अप्रूव कर दिया इंडिया के लिए कश्मीर टू इंडिया उसमें माउंट बेटन थे एंड नेहरू imposed imposed कह सकते हैं आप conditional assassination on the people and इसमें उन्होंने वादा किया they promised to hold the plebiscite that plebiscite will be held later on तो यहाँ पे वो वीकनिंग पोजीशन आ जाती है पीपल ऑफ कश्मीर की और पाकिस्तान की जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे तो यहाँ पे वीकनिंग पोजीशन आ जाती है ये 1947 से समझे कि 5 साल तक 10 साल तक यही सिचुएशन क्रिएट रही और यूएन की वही जो है हम कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन है वो सारे मेंबर्स मिलके जो फैसला करेंगे रेजोल्यूशंस पे डिबेट होती रही लेकिन अभी अभी तक में कोई इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। समरा, what is this Shimla Pact? Would you like to share with our viewers what was the Shimla Pact? What did it happen in this pact? शिमला पैक्ट में जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया इट वाज एन एग्रीमेंट साइंड ऑन बायलैटरलिज्म और उसका एक अहम पॉइंट है कश्मीर के हवाले से कि जो भी कश्मीर की फाइनल रेजोल्यूशन होगी वो बायलैटरल मीन्स बायलैटरल का मतलब है कि पाकिस्तान इंडिया जो मेन एक्टर्स हैं वो आपस में इसको बैठ कर नेगोशिएशन करेंगे और पीस प्रोसेस के थ्रू इसको डिसाइड करेंगे इसकी रिजॉल्व लेकर आएंगे
तो मैंने उसके लैकिंग पॉइंट्स भी बताए कि उसमें कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया. It reduced international standing of the Kashmiri people and Pakistan की जो सपोर्ट की तरफ से थी. और but it maintained the LOC, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको मेंटेन रखा गया उसमें. And it was basically to put an end to the confrontation जो कि उन दिनों की तमाम चीज़ें. तो सिमला एग्रीमेंट सिंपली इट्स एन एग्रीमेंट ऑफ बायलैटरलिज्म जिसको अभी तक पाकिस्तान कहता है कि ये फेल हो चुका है, लेकिन इंडिया अभी तक उसके पीछे छुपा हुआ है, उसको लेके चलता है. अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, कश्मीर को अब हम बोलते हैं कि कश्मीर इज एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट नाउ. इट इज नॉट द मैटर ऑफ ओनली पाकिस्तान एंड इंडिया. How do you see it when we call it an international dispute? It means that it is the responsibility of international community to come forward and solve this matter. How do you see? Yes, sir, I totally agree with this कि it's an international dispute. जिस तरह अगर हम historical background देखें, अभी तक जो भी happenings है वो देखें कि it's not a conflict between India and Pakistan. इसमें humanity involved है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है. और कश्मीरी people की जो right है वो बहुत important है. तो ये शुरू से ही इसमें यूएन एंगेज है. और अगर हम इसको सिंपल वे में कहें तो ये पार्टीशन के बाद हमें देखने में आया, तो वो एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग कि वो डिसीजन लेके वो यूएन में ही जाता. वो डिसीजन जो भी था तो वो शुरू से ही एक ये हम इसको जो भी नाम दें बट इट्स इंटरनेशनल डिस्प्यूट एंड नाउ इट्स इन conflict for on humanitarian basis. इसकी सिंपल एक डेफिनेशन मैंने अपने रिसर्च में हमने इसको क्रिएट की थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. फिर डेफिनेशन जो हमने इसकी दी थी, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पीस एजेंडा फॉर कश्मीरीज. और इसको आप मिक्स कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल बेसिस, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, रिलीजियस बेसिस पे. और हिस्ट्री भी इसमें शामिल है, सोशल फैक्टर भी इसमें शामिल है. एंड फॉर द इंटरनेशनल लेवल पे इट्स अ कोर एजेंडा इन यूएन. जैसा मैंने आपको प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट कोड की कि कोर एजेंडा है यूएन में और इंटरनेशनल और रीजनल पीस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्लिक्ट अब इसको हम कहते हैं कि ये यहाँ पे मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशन है. बिल्कुल ठीक समरा, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप. थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टैंड के ऊपर रोशनी डालें. व्हाट इज द स्टैंड ऑफ पाकिस्तान ऑन कश्मीर? सर, पाकिस्तान के जो स्टैंड है, पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है वो बहुत क्लियर है. इट्स अ प्लॉजिबल स्टेटमेंट और एक रीजनेबल, पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन अ रीजनेबल पोजीशन. उसकी अगर आप पॉइंट्स में हाईलाइट करें तो ये एक पाकिस्तान भी यही कहता है कि अनरिजॉल्व एजेंडा है ऑफ द पार्टीशन एंड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एज पर द यूएन रेजोल्यूशन. सेकेंड पॉइंट जो है, पाकिस्तान स्टिक टू द यूएन प्लेबिसाइड जो कि रेजोल्यूशन हम ये डिक्लेयर करती है, रेजोल्यूशन दैट रिकॉर्ड्स एंड सपोर्ट्स द विल ऑफ द पीपल and the self and demand the self determination for the Kashmiri people, and the freedom, free land and और अब पाकिस्तान ये कहता है कि बायलैटरलिज्म क्योंकि हम देखते हैं कि इट कुडंट वर्क जैसे कि उसको काम करना चाहिए था, जो भी पीस प्रोसेस होता है, तो बायलैटरलिज्म जो है वो फेल है. तो यूएन को पाकिस्तान अर्ज यूएन टू इंटरवीन इन द कॉन्फ्लिक्ट in the situation on the humanitarian basis and try to support the whole humanity. बिल्कुल ठीक जी. अ, देखिए कि जहाँ पे हालात बेहतर होने चाहिए थे, यूएन की इंटरवेंशन की वजह से जो है, इंटरवीन करने की वजह से इंडिया को जो है वो समझें कि जो एक
کنٹینیوس ٹیررزم ہے ان کی آکوپائڈ کشمیر میں، اس میں کمی آنی چاہیے تھی، وہاں پہ یہ ساری چیزیں بڑی ہیں۔ بجائے اس کے کیس میں بہتری آتی، انہوں نے آرٹیکل 370 35 اے بھی abolish کر دیا۔ تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں حالات کو بہتر ہوتا ہوا؟ مستقل کرفیو لگا ہوا ہے، حالات جو ہے اور خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر انتہا پسندی اس لیول کی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی چیز کو مانیں، انہوں نے وہاں پہ جو سمجھیں کہ ڈس اپیرنسز، فورسفل ڈس اپیرنسز ہیں وہ بڑھا دی ہیں، لوگ غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں، کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، انٹرنیٹ جو ہے وہ کئی کئی ہفتے، کئی کئی مہینے غائب رہتا ہے، لوگوں کو رائٹ ٹو انفارمیشن نہیں ہے۔ تو ان صورتحال کے اندر آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کچھ بہتری آنے کی امید ہے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ سر بہتری کی امید تو ہم ہمیشہ ہی رکھتے ہیں، لیکن سچویشن اٹس ڈاؤنٹنگ سچویشن، بہت ہی پرابلمٹک سچویشن ہے، مزید خراب ہوتی جائے۔ تو اس میں جسٹ ایک سمپل کوشچن اگر ہم یہاں ریز کریں، ٹو ہوم لاز آر میڈ، جو لاز ہیں تمام، چاہے جس پوری دنیا کی، کس کے لیے بنتے ہیں؟ انسانوں کے لیے بنتے ہیں۔ وہ انسانوں کو آرام نہ دے تو کیا فائدہ اس کا؟ تو اس میں یہی تمام چیزیں ہیں، اور آرٹیکل 35 آپ نے 70 35 اے کا ذکر کیا، تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ دس آرٹیکل ان پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، یہ انڈیا کے خود کے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے، اٹ واز ایبروگیٹڈ آن 5 اگست 2019۔ اس کو منسوخ کر دیا گیا انڈیا نے، it was not only changed or nullified the autonomous spatial status of Jammu and Kashmir, but compromised on the safeguard of the democratic status of Jammu and Kashmir as a Muslim Indian state۔ تو یہ بہت دو چیزیں اہم ہیں کہ ایک تو اسپیشل آپ کا جو اسپیشل آٹونومس اسٹیٹس جو کشمیر کو دیا ہوا تھا، آپ نے اس کو منسوخ کر دیا اس آرٹیکل کے، اور ڈیموکریٹک جو ان کا اسٹیٹس تھا وہ بھی ان سے چھین لیا۔ یہاں پہ سوری، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی نتیجہ کیا ہوا کانسیکوینٹلی، اور ایز اے ریزلٹ یہ ہوا کہ it allows Indians to buy property۔ اب انڈیا کشمیر میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں، منورٹی رائٹس جو ہیں وہ سپریس ہوئے، اینڈ ٹو پریپیئر، لیکن انڈیا اگر یہاں پہ آپ ہم ایک چھوٹا سا انالیسز لے کے آئیں کہ ان سب کے باوجود انڈیا کا مقصد کیا تھا، وہ جو یو این پلیبیسائٹ کی ہم بات کرتے ہیں، میجورٹی ووٹس پہ پلیبیسائٹ پہ، وہ انڈیا کا یہاں پہ یہ مقصد ہے ٹو پریپیئر فار دی یو این پلیبیسائٹ۔ جب وہ ٹرن دا سچویشن، پوری سچویشن کو یہ چینج بدل کے رکھ دے گا اگر یہ اس پہ امپلیمنٹ ہوتا رہا، اور کسی نے اس کی ڈپلومیٹک اسٹینڈنگ نہیں لی، انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملی کہ جو کہ میجورٹی مسلمز ہے وہ میجورٹی میں کنورٹ ہو جائیں گے، تو یہ بہت ایک ایبروگیشن ہیز گیون کشمیر کانفلکٹ ڈفرنٹ ڈائمینشن، اس کے تھرو ہم یہ انالیسس سے واضح کر دیتے ہیں۔ اور اس میں دو تین چیزیں اور ہیں، یہ بریچ انڈیا ڈائریکٹ وائلیشن کی ہے، انڈیا نے ڈائریکٹ بریچ آف دا ریزولوشنز اینڈ انٹرنیشنل لا ٹراش سملا ایگریمنٹ، اس میں سملا ایگریمنٹ کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، بائلیٹرلزم بھی کہیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اینڈ فارن آفس کی ہمارے اسپیکر کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ انڈیا پش ہندوتوا ایجنڈا ان انڈین آکوپائڈ کشمیر and inciting religious sentiments there۔ تو یہ بہت ہی جو سچویشن ہے، پھر ہم نوٹس کرتے ہیں کہ ایکسٹریم اینڈ انکریزنگ سفرنگز ہے آف دا پیپل، میسو وائلیشنز ہیں، دو ملٹیپل dialogue took place، there are hundreds of thousands of proposed solutions for Kashmiris کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے، لیکن کسی کی امپلیمنٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی۔ ڈپلومیٹک بلیم ہے، ڈپلومیٹک ایلیگیشن ہے، پھر اس کے بعد ملٹری انگیجمنٹس ہیں، اسٹینڈ آف ہیں،
India implemented rigid and brutal policy, brutal and vague policy. और आपने अभी कर्फ्यू का जो कश्मीर पोस्ट किया है उसका जिक्र किया है, तो वो तमाम चीज़ें फिर उसके साथ साथ along with all this situation, drone strikes, pellet guns, the use of pellet guns, killing, it is all killings, the right of self-determination, and abusing minority rights and targeting religious community as well. बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल समरा, बहुत आपने अच्छे तरीके से सारा ये एक्सप्लेन किया। मैं चाहूँगा कि आखिर में आप कोई मैसेज शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ आज के टॉपिक के हवाले से। जी सर, बिल्कुल मैसेज मेरा यही है, बहुत ही सिंपल अल्फाज में है, स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी, resist genocide and prevent war. समरा, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मुझे आ रही है सर, आपको आ रही है मेरी आवाज़? Sir, can you hear me? जी, जी, प्लीज़ बोलिए। Sir, my message for the whole world to stand for Kashmir, it's very simple. That just stand for humanity, resist genocide and prevent war. तो ये एक बहुत ही सिंपल मैसेज है, जिसको हम लेके चलें, और that humanity can't be disagree. अगर हम humanitarian basis पे देखें तो it can't disagree that human rights are inherent to human beings, and the dignity of the people, and it's entitled to human beings. So they are absolute, they are absolute. It can't be taken away. To just support and stop genocide for the Kashmiri people. बिल्कुल ठीक जी। Viewers, today our topic was Kashmir and international dispute, and our guest was Samra Farrukh Ansari. She's a young scholar and working on peace and conflict studies. When we talk about the Kashmir and international dispute, we have to understand one thing very much clearly, that it is no more a matter between India and Pakistan. It is not a conflict or dispute between both countries, but it has gone an international dispute. And when we talk about an international dispute, it becomes the responsibility of international community to intervene and solve that matter, solve that dispute. And when we see many times the stance of Pakistan, the comments coming from the Pakistani side, they are very clear that see, the regional peace cannot be obtained without the solution of regional problems like solving the problem of Kashmir. So we all have to understand it in the better manners. We have to see, and here one thing is for very much clear, that Pakistan, India both may have whatever the versions they have, but the right of Kashmiris cannot be denied. The will of Kashmiris cannot be denied. International human rights, people working on human rights, people working on the basic rights of humans know and do realize this thing, that it is the right to decide for their land. It is right to decide that whether do they want to stay as an independent state, to remain under the occupation of India, or join Pakistan. I'm really thankful, Samra, for enlightening us with a lot of information, giving us a lot of data about the Kashmir and what is the historical background, whatever has been keep going on. Resolutions passed in the United Nations, and we also came to know about the Shimla Agreement. What India talks about, that everything is Shimla Agreement, and all the resolution of United Nations have no value in front of Shimla Agreement. But here the point comes very much clear that the world needs to understand this thing, that fine, whatever the agreements they are there, but nobody can oppose, nobody can challenge the resolutions passed in United Nations, and nobody can challenge
And definitely, when something is being accepted by the United Nations, it needs the implementation as well. Some questions are still there, which may be definitely asked again, and we need to do little more work on that again, because wherever I work, wherever I speak on Kashmir, one big question, a big question is always there, that United Nation is, failed to implement its resolutions. Because when we see the case of East Timor, it happened, and after that East Timor gets the independence. So here definitely the question rise, that was it some kind of special case, that where the majority was Christian community, so that's why they got the freedom very quickly. Their matter, was being solved at the earliest. While on the other hand side, Kashmiris majority are still the Muslims. That's why they do not have the solution for their land. Looking forward to see you all again. And here I would request everyone, all our viewers watching us live and will be watching us the recorded version, please raise your voice for the rights of Kashmiris. You please raise your voice as an international community, as your obligation, that we need to raise the voice for the freedom of Kashmir, for the definitely that plebiscite which the United Nations promised for. And definitely it is our duty to highlight it all and bring the world community together at one page. Samra, thank you very much again, looking forward to see you again soon. Hope you are feeling better. Really, really thank you for listening to me. You're welcome. Thank you very much. Thank you.